हेलो स्टूडेंट, मैं सिर्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा सजेशन पे, थोड़ा सा टिप्स पे, थोड़ा सा पैटर्न पे लेके आया हूं मैं। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर का एकेटीयू में क्या पैटर्न आता है और हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट टाइम। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न को लेके कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होता है। क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखूं, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है। क्लियर? सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। एंड सेक्शन सी। क्लियर? अब आपको पता है कि 5 यूनिट होते हैं हमारे। क्लियर? तो अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो ये कंपलसरी होता है। क्लियर? हर एक क्वेश्चन को इसमें अटेम्प्ट करना ही होता है। ठीक है? और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं और 7 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यानी टोटल मार्क्स हो गए आपके 40। अब बात करते हैं कि यूनिट तो सर केवल 5 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। क्लियर? यानी अगर आप 5 यूनिट पढ़ते हैं तो आप तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है? तो 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन होंगे, यानी 10 नंबर तो फिक्स है कि 5 यूनिट का होना ही होना है। इसके अलावा किसी भी 2 यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, नहीं 4 नंबर, यानी किसी भी 2 यूनिट का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? उससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपसे क्या होता है, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी 5 into 7, 5 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं हर एक यूनिट से, लेकिन अटेम्प्ट आपको करना होता है केवल 3 क्वेश्चन। अटेम्प्ट ओनली 3 out of 5। क्लियर? यानी यहां पे पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन होंगे, बट आपको केवल अटेम्प्ट करना है 3 क्वेश्चन। यानी अगर आपने 3 यूनिट बहुत अच्छे तरीके से तैयार की हुई है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, तो आप यहाँ पे परफेक्ट तरीके से अगर आपने तैयार किया है तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे अटेम्प्ट कर ही लेंगे, यानी 21 नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा। और मैं मिनिमम मार्क्स लेके चल रहा हूँ, तो 21 आप मिनिमम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने 3 यूनिट तैयार की है। जो बच्चे रेगुलर स्टडी करते हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो अपनी स्टडी को वैसे ही जारी रखेंगे। बट जो लास्ट टाइम में बिलीव करते हैं, क्लियर, ठीक है, मैं उनको कह सकता हूँ कि थोड़े लो कैटेगरी वाले स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कोई भी लो कैटेगरी का नहीं होता है। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप को ऊपर ही पाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं मिनिमम मार्क्स लेके चलूँ तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, अगर 3 यूनिट्स आपने पढ़ रखी है तो मिनिमम मार्क्स लेके चलना हो तो 2 into 3 यानी 6 मार्क्स का यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पे 21 मिनिमम मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करूंगा मैं थर्ड सेक्शन की, सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या है कि पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन आते हैं और सब क्वेश्चन 7 मार्क्स के होते हैं। क्लियर? ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको का जो सेक्शन सी है ये 5 कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, यानी 5 अलग अलग क्वेश्चंस में ये कैटेगराइज होता है। क्लियर? यानी 5 यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर एक सेक्शन में आपके और ऑप्शन के साथ 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे एक ही यूनिट के। सेम यूनिट के 2 क्वेश्चन होंगे। क्लियर? तो आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, वो और ऑप्शन के साथ होगा। क्लियर? ठीक है। तो 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो यहां भी ऑप्शन निकल के आ जाता है। तो यहां पे भी अगर आपने 3 यूनिट तैयार की हुई है तो आपके 3 into 7 21 मिनिमम यहां भी आपके हो सकते हैं। 21 मिनिमम यहां है, 21 मिनिमम यहां है, 6 मिनिमम यहां। यानी अगर देखें तो 21 + 21 42 + 6 यानी 48 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने 3 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है कि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं।
सेक्शन बी और सेक्शन सी में 5 यूनिट के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन ए में भी होते हैं, लेकिन सेक्शन ए में थोड़ा सा वेटेज बाकी 2 अदर यूनिट का बढ़ जाता है, वो रैंडम होता है, वो फिक्स नहीं होता कि हाँ इसी यूनिट के 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या टिप्स मिलना चाहिए, ठीक है, कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। तो थोड़ा सा हम सिलेबस को देख लेते हैं। अगर मैं AKTU के सिलेबस को डिफाइन करूं यहाँ पे, तो सिलेबस 5 यूनिट में बटा होता है। क्लियर? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो टॉपिक देख लेते हैं। पहली यूनिट में आपका क्या होता है? डीसी सर्किट। फर्स्ट यूनिट में आपको मिलेगा डीसी सर्किट, यानी KVL KCL। जो जिन बच्चों ने 10+2 में अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है KVL KCL के प्रॉब्लम में, बहुत आसान है। ठीक है, और यहाँ से 2 नंबर के जो क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल, एक्टिव, पैसिव, वो भी बहुत ही आसान डेफिनीशन। क्लियर? ठीक है। सेकेंड यूनिट आपका होता है स्टेडी स्टेट AC सर्किट का, यानी आप जो एनालिसिस करते हैं वो स्टेडी स्टेट AC सर्किट का करते हैं। क्लियर? यहाँ पे फेजर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लियर? क्योंकि AC में आप फेजर सम ही लेते हैं, चाहे वो KVL KCL कुछ भी लगाएं आप। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा। क्लियर? ठीक है। और यूनिट 4 की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एंड यूनिट 5 में आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। देखो, कभी भी किसी भी एग्जाम में जो स्कोरिंग होता है वो तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन जो थ्योरी पार्ट होता है वो वहां पे एवरेज मार्किंग हो जाती है, अगर मैं AKTU की बात करूं तो यहाँ पे। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमें आखिर में सर कैसे तैयार करना चाहिए, किस पे हमें पहले फोकस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको मतलब लास्ट टाइम जो स्टडी करते हैं उनकी बता रहा हूं मैं फिर बोल रहा हूं, जो रेगुलर स्टडी में रहते हैं उनके लिए कहीं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। क्लियर? जो लास्ट टाइम स्टडी में बिलीव करते हैं, मेरे हिसाब से सबसे पहले उन्हें इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना चाहिए, यानी यूनिट 5। और यहाँ पे वो डायग्राम पे जरूर फोकस करें, लिखना तो है ही, क्लियर, डायग्राम पे भी फोकस करें। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में आपके जो फीज यूनिट होते हैं, MCB, MCCB, ये सारी चीज़ें आपके ACB वगैरह, आपका प्रोटेक्शन कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, क्लियर, आपकी अर्थिंग क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, क्लियर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन इसमें डायग्राम पे फोकस जरूर करें। क्लियर? आपको न्यूमेरिकल इससे नहीं मिलता है, टाइप्स ऑफ केबल वगैरह भी आते हैं इसमें, तो डायग्राम पे फोकस जरूर करें और सबसे पहले आप इसे तैयार करने की कोशिश करें, यानी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन को। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन आप किसे करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पोर्शन यानी अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दूंगा तो सेकेंड प्रायोरिटी मैं दूंगा ट्रांसफार्मर। वाई ट्रांसफार्मर? क्लियर? सेकेंड प्रायोरिटी ट्रांसफार्मर को इसलिए कि ट्रांसफार्मर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ के आए हुए हैं 10+2 में, तो ट्रांसफार्मर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक सा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, और एक कन्वेंशनल फार्मूले पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इफिशियंसी पे बेस्ड। क्लियर? उसी इफिशियंसी के एक फार्मूले पे बेस्ड सारे के सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। एक फार्मूला होता है आपका इफिशियंसी का, और उस पर पूरे न्यूमेरिकल x KVA cos phi अपॉन x KVA cos phi प्लस PI प्लस x² PC, इस फॉर्मूले पे सारे के सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। और एक कंडीशन PI इक्वल टू x² PCU FL का भी होता है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन होता है। क्लियर? इसका डेरिवेशन वगैरह भी पूछा जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर बहुत छोटी यूनिट है, उसको आप आसानी से
तैयार कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन भी एक पार्ट है इसका। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे आपका फॉर्मूला डिराइव होता है वो भी पार्ट है इसका। तो सेकेंड पार्ट में आप ट्रांसफार्मर को चूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। थर्ड पार्ट पे आप डीसी सर्किट पे आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्कोरिंग पार्ट भी आपके पास होना चाहिए। क्लियर? अगर न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आपका थोड़ा सा मजबूत पार्ट है तो डीसी सर्किट को आप जरूर वरीयता दें। डीसी सर्किट में केवीएल केसीएल पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर किसी का मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर है, तो वो थर्ड पोर्शन पे इलेक्ट्रिकल मशीन को भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या है, न्यूमेरिकल भी हैं और न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके थ्योरी पार्ट भी आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन पूछ लेता है, वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लेता है, ईएमएफ का डेरिवेशन पूछ लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डीसी, इंडक्शन और सिंक्रोनस। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको डेरिवेशन वगैरह पूछा जा ही सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो जिनका न्यूमेरिक पोर्शन थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, यानी मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होता है, तो वो थर्ड पार्ट पे इलेक्ट्रिकल मशीन को भी रख सकते हैं। लेकिन ये यूनिट थोड़ी बड़ी है। यहाँ पे डीसी मशीन में डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसके कंस्ट्रक्शन दोनों पार्ट हैं। इंडक्शन मशीन है जिसमें टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर? और तीसरा सिंक्रोनस मोटर का सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है। क्लियर? तो इंडक्शन में आपके 2 पार्ट आ जाते हैं, 3 फेज और सिंगल फेज दोनों आ जाता है। क्लियर? तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल का पोर्शन आपका वीक है तो जो इसमें कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप पढ़ सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे आप इलेक्ट्रिकल मशीन को भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है। ठीक है, डीसी सर्किट थोड़ा सा लेंदी पोर्शन नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल जब आते हैं तो केवीएल केसीएल के कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा, तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि मैथ अच्छा होना चाहिए। क्लियर? तो थर्ड पोजीशन पे आप इसे रख सकते हो या फोर्थ पे भी इसको डाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो जिनका मैथमेटिकल पोर्शन वीक है वो थर्ड पे आप इलेक्ट्रिकल मशीन को रखिए और फोर्थ पे डीसी सर्किट को रखिए। और जिनका मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रांग है वो थर्ड पे डीसी सर्किट को भी रख सकता है। क्लियर? लास्ट में हम आते हैं स्टेडी स्टेट सर्किट पे। ये आप 5th पोजीशन पे रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगती है। क्लियर? क्योंकि इसमें फेजर सम आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स डोमेन आएगा। चूंकि ये देखो ये भी बहुत टफ नहीं है, क्योंकि हम कैल्सी का यूज करके रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन करके आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? स्टेडी स्टेट सर्किट में फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर से रिलेटेड कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ऐसे पैटर्न फॉलो कर सकते हैं टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम। क्लियर? जो लास्ट टाइम स्टडी करते हैं उनके लिए मैंने पैटर्न बता दिया कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो ये मेरे लिए, मतलब आप लोगों के लिए ये मेरी तरफ से टिप्स हैं, आप कैसे अपने आप को तैयार करें। ठीक है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैथमेटिक्स आपका एक स्ट्रांग पार्ट होना ही चाहिए। क्लियर? और वो रेगुलर स्टडी से ही आती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।